हेलो स्टूडेंट, आई एम कंचन एंड यू आर वाचिंग केएस क्लासेस। आज हम नेट के लिए इम्पोर्टेंट विचारक मैकियावेली के बारे में पढ़ेंगे। मैकियावेली का जन्म 1469 में फ्लोरेंस के नगर में हुआ था और उनके जो परिवार था वह उस टाइम बहुत संपन्न था। उनके पिताजी के पास हर तरह से धन संपत्ति थी और उनकी मृत्यु की बात करें तो उनकी मृत्यु 1527 में हुई। मैकियावेली के जो इम्पोर्टेंट रचना मानी जाती है उसका नाम है द प्रिंस और इन्होंने फ्लोरेंस का जो शासक है लोरेंजो डी मेडिसी उनको ये बुक समर्पित की है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जब मैकियावेली का जन्म हुआ था तो उस टाइम बहुत सारे चेंजेस आने लगे, तो वह कहीं ना कहीं उन सब चेंजेस को, उन सब परिवर्तनों को देखते हुए ही बड़ा हुआ और उस पर उनके विचारों का प्रभाव पड़ा। सीधी सी बात है, अगर हम बात करते हैं कि किसी बच्चे की, अगर किसी बच्चे में अच्छी आदतें हैं, बुरी आदतें, तो वो कहाँ से आई? जैसी उसकी सोसाइटी, जैसा फैमिली बिहेव करती है तो उसी तरह से बच्चा सीखता है। तो उसी तरह से अगर कोई भी विचारक है तो उसके टाइम में जो जो चीज़ें हो रही हैं तो उनका प्रभाव उस पर पड़ना पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि ऐसे क्या विचार थे जो उस पर पड़े। सबसे पहला जो प्रभाव पड़ा वह था पुनर्जागरण आंदोलन। इसके 5 पॉइंट हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। पहला था पुनर्जागरण आंदोलन। तो पुनर्जागरण आंदोलन क्या था? जब लोगों का विश्वास धर्म से उठकर विज्ञान, नैतिकता पर आ जाता है तो उसको हम पुनर्जागरण आंदोलन कहते हैं। मतलब पहले लोग विश्वास, धर्म, रीति रिवाज इन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन जब वैज्ञानिक प्रसार हो जाता है, वैज्ञानिक चीज़ों पे लोगों का ध्यान जाता है तो उसको हम पुनर्जागरण आंदोलन कहते हैं। तो इस समय में हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो पोप की धार्मिक सत्ता, निरंकुश सत्ता थी, तो उससे लोगों का ध्यान उठ गया था और उसका स्थान बुद्धि ने ले लिया था, विवेक ने ले लिया था तथा यहाँ पर वैज्ञानिक प्रसार होता जा रहा था। पहले लोग परलोक, इहलोक में लगे रहते थे, उनका अध्ययन करते थे, तो अब उनका ध्यान इससे उठकर थोड़ा सा ऊपर आ गया था। अगर हम बात करें, धीरे धीरे इस काल में व्यापार, छापेखाने, यातायात के साधन, इन सब चीज़ों का संचार हो रहा था। तो वह फ्लोरेंस वासी था। तो अगर देखा जाए कि जो पुनर्जागरण का केंद्र था वो फ्लोरेंस था जहां उसका जन्म हुआ, इसीलिए उस पर विचार पड़ना स्वाभाविक था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दूसरा पॉइंट, तो वो था आपका शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना। अब जब पुनर्जागरण आने लगा तो धीरे धीरे सामंतवादी व्यवस्था कौन सी होती है? जिसके अंदर जमींदार के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनें होती हैं और वो किसानों का शोषण करते हैं। तो सामंतवाद से पूरी तरह से निरंकुश राजतंत्रीय सत्ता का विकास हो रहा था और धीरे धीरे चर्च का प्रभाव भी कम हो रहा था, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया। तो यहाँ पर क्या हो रहा था? अगर हम बात करें कि इंग्लैंड में हेनरी सप्तम, फ्रांस में लुई एकादश, चार्ल्स अष्टम, तो इस तरह से निरंकुश राजतंत्र आने लगे थे और धीरे धीरे यह बहुत शक्तिशाली और समृद्धशाली हो रहे थे। तो अगर कहा जाए कि एक सबल राजतंत्र है वो आपको कब देखने को मिलता है, तो वो आपको 1469 के बाद देखने को मिलते हैं, जहां निरंकुश शासन आ गया था। तीसरा, इटली का राजनीतिक विभाजन और उसकी दुर्दशा। अगर हम देखें कि इटली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया था। अगर शक्तिशाली राज्यों की बात करें इटली की, तो वह 5 राज्य थे। तो 5 राज्यों में बटा हुआ था और वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। इटली में फूट, गृह युद्ध, तो यह सब चीज़ें चलती रहती थी। तो इसका भी कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव पड़ा है। और फिर हम बात करते हैं इटालियन समाज की दुर्दशा। तो इटालियन जो समाज था वो बहुत शोचनीय हो रही थी, वहाँ दुर्दशा उनकी। तो वहाँ ईमानदारी नहीं थी, देशभक्ति नहीं थी, तो उनकी दुर्दशा बहुत बेकार थी।
क्योंकि वहाँ पर देशभक्ति का अभाव था, लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना नहीं थी। वहाँ के लोग बौद्धिक प्रतिभा से तो परिपूर्ण थे, लेकिन नैतिक दृष्टि से उनका पतन हो रहा था। फिर हम बात करते हैं धर्म और नैतिकता की, जो आपका 5th पॉइंट है। तो यहाँ पर क्या था कि पोप के विलासमय जीवन एवं कुकर्मों ने लोगों की आंखें खोल दी, लोगों को उनके धर्म के प्रति विश्वास और श्रद्धा पूरी तरह से समाप्त कर दी। क्योंकि पोप विलासीन वस्तुओं में लगे रहते थे, विलासीनता में लिप्त थे, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगने लगा वह फालतू में धर्म की तरफ या पोप की तरफ, चर्च की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो धीरे धीरे उनका हृदय परिवर्तन होता रहा। तो ये भी एक मेन रीज़न है जो मैकियावेली के विचारों में हमें देखने के लिए मिलता है। और कुछ पॉइंट यहाँ आपके लिखे, यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पर यूरोप में तेज़ी से राजनीतिक परिवर्तन हुए, सामंतवाद से पूर्ण निरंकुश राजतंत्रीय सत्ता का विकास हुआ, जो मैंने आपको बता दिया। चर्च का प्रभाव कम हुआ, समुद्री यात्राओं का विकास हुआ, छापे खाने की मशीन भी इसी टाइम पीरियड में आई, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बुकें लिखी जाने लगी और अलग अलग विचारकों के विचार हम तक पहुंचने लगे। तो सेबाइन ने भी कहा था कि मैकियावेली यदि कुछ वर्षों बाद पैदा होता तो उसके विचार अलग होते, और रियलिटी है क्योंकि उस टाइम ये समाज की ही सिचुएशन ऐसी थी, कहीं ना कहीं उसके विचारों में जो हमें देखने के लिए मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर डनिंग ने मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा है, और कहीं ना कहीं उसको पुनर्जागरण का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें कि जो मैकियावेली था उसके विचार क्या थे, तो उसके उद्देश्य क्या थे, तो उसका मेन उद्देश्य तो यही था कि इटली की एकता को निर्माण करना है और शक्तिशाली शासक बनाना है, इटली को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनाना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इटली 5 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया था, 5 स्टेट थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी और उनमें गृह युद्ध, लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ें चलती रहती थी। तो उसका मेन मोटिव यही था कि किसी तरह से भी इटली को मजबूत किया जाए। तो मैकियावेली ने शासन कला पर अपने विचार दिए कि किस तरह से शासक को अपना काम करना चाहिए, किस तरह का शासक होना चाहिए जो समाज के लिए, देश के लिए अच्छा हो सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि मैकियावेली ने मानव स्वभाव पर क्या विचार दिए हैं, तो यहाँ पर मैकियावेली के विचारों में थोड़ी सी हमें भिन्नता देखने के लिए मिलती है। उसने अपनी एक बुक द प्रिंस, उसके अंदर व्यक्ति को या मानव को अपनी प्रकृति से ही निकृष्ट और अनैतिक प्राणी माना है, जबकि उसकी जो दूसरी बुक है डिस्कोर्सेस, उसके अंदर उसने मानवीय दुर्बलताओं के प्रति उसका रुख कुछ सहानुभूतिपूर्ण है। और डिस्कोर्स ऑफ लाइफ में वह मानव को एक सद्गुणी प्राणी बताता है। तो इस तरह से उसका कहीं ना कहीं जो मानव स्वभाव के बारे में विचार है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहा है। तो अगर हम बात करें जो मेन है, जो उसने द प्रिंस में अपने विचार दिए, उसने मानव को स्वार्थी, लालची, डरपोक माना है और उसने कहा है कि मानव का जो उद्देश्य होता है वो अपनी संपत्ति की ही रक्षा करना होता है। और वह संपत्ति की रक्षा कैसे करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति अर्जित करता है जिससे कि उसकी संपत्ति बनी रहे। तो राजा को बताया है कि अगर राजा को इन स्वार्थी व्यक्तियों को कंट्रोल में लेना है तो उसको डर भी दिखाना पड़ेगा टाइम टू टाइम और प्यार भी दिखाना पड़ेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार आपसे पेपर में भी पूछी जाती है कि मैकियावेली ने ये चीज़ कही थी कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन संपत्ति के विनाश को कभी भी नहीं भूल सकता। तो मैकियावेली ने मानव स्वभाव को सार्वभौमिक माना है क्योंकि व्यक्ति स्वार्थी है। तो इसीलिए कहता है कि मानव स्वभाव तो ही रहेगा क्योंकि व्यक्ति के अंदर ये स्वार्थ से संबंधित चीज़ें अपने आप ही आ जाती हैं। और थोड़ा सा मैं आपको मैकियावेली के बारे में बता देती हूँ तो कि वो किस किस पद पे रहा था। मैकियावेली शुरू से ही परिश्रमी था, उसके अंदर बहुत योग्यता थी, वो प्रतिभावान था। तो उसे फ्लोरेंस राज्य में ही गृह, विदेश व युद्ध के विभागों से संबंधित मंत्रालय में द्वितीय सचिव के पद पर नियुक्ति दे दी गई। अब यहाँ पर क्या होता है, 1512 में
गणराज्य में प्रभावशाली स्थिति थी, लेकिन उसका भविष्य अच्छा नहीं था। अब क्या था कि उनके ऊपर एक मेडसी परिवार है, उन्होंने आक्रमण कर दिया। तो जो भयभीत जनता थी उसने अपने ही राजा की मृत्यु कर दी। सावो नारोला नाम है राजा का, तो उसकी मृत्यु इन लोगों ने कर दी। तो अब क्या हुआ, इसीलिए उन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमारा राजा हमारी रक्षा करने की स्थिति में नहीं है। तो गणराज्यों के फिर वहाँ पर उन्होंने क्या करा, मेडसी परिवार आ गया और उन्होंने मेडसी परिवार को सत्ता सौंप दी कि अब आप हमारे ऊपर शासन करो। तो इस तरह से अब गणराज्य के अन्य प्रमुख पदाधिकारियों की तरह मैकियावेली को भी हटना पड़ा, क्योंकि मेडसी परिवार आया, उसने कहा कि आप लोग हमारे ऊपर षड्यंत्र कर रहे हो, इसीलिए इन सबको हटाकर और जेल में भेज दिया गया। और साथ ही जो आपका मैकियावेली है इसे भी जेल में जाना पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं इसके किसी अच्छे मित्र ने इसकी सहायता करी और उसको जेल से निकाल दिया गया, लेकिन एक शर्त पर उसको राज्य से बाहर रहना पड़ा, यह कहकर कि वो दोबारा से राजनीति क्षेत्र में नहीं आएगा। और उसने लास्ट का टाइम है तो वो गांव में अपने फार्म पर ही व्यतीत करे हैं। और यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि वो दिन भर आवारागर्दी करता था, आलस्य भरा जीवन बिताता था, लेकिन शाम को वो अपने घर लौट आता था, अपने गंदे वस्त्रों को उतारकर राष्ट्रीय वस्त्र पहन लेता था शाही दरबार वाले, और अध्ययन में डूब जाता था। तो इस तरह से ये तो था कुछ मैकियावेली के बारे में कि उसका जीवन है वो कैसा रहा कैसा नहीं रहा। यहाँ पर हम बात करते हैं मैकियावेली के विचारों की विशेषताएं, कि उनके विचार क्या थे। तो वह नैतिकतापूर्ण विचारों पर ज़्यादा बल नहीं देता था और वो यथार्थ का विश्लेषण करता था। उसका मूल्य उद्देश्य यही था कि राजनीतिक विज्ञान के जो परंपरागत है और सैद्धांतिक है, तो वह कहता था इन सबके प्रश्नों का उत्तर देने का कोई भी कारण नहीं है, बल्कि वह चाहता था कि कुछ व्यवहारिक कुछ प्रश्न हैं, उन चीज़ों पर वो अपने विचार व्यक्त करे। तो मैकियावेली ने कहा कि अगर हमें अपने राज्य को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसके लिए संप्रभुता जरूरी है और राष्ट्र की एक ही भाषा होनी चाहिए, धर्मनिरपेक्षता होना चाहिए और गणतंत्र की व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए। तो यह उसके कुछ विचार थे। और हम बात करते हैं शासन कला पर विचार। तो मैकियावेली ने अपनी रचना द प्रिंस में शासन कला का विचार दिया है कि किस तरह से शासन चलाया जाना चाहिए। तो मैकियावेली ने कहा कि शक्तिशाली इटली के निर्माण के लिए राजनीति में हिंसा, धोखेबाजी, उसको उसने उचित माना है। उसने कहा है कि एक शक्तिशाली राजा ही शक्तिशाली इटली का निर्माण कर सकता है। और उसने साथ ही ये कहा है कि अगर राजा को शेर की तरह बहादुर और लोमड़ी की तरह चालाक रहना चाहिए, तभी वह अपने राज्य को बचा सकता है और अन्य राज्यों से अपनी सुरक्षा कर सकता है। साथ ही उसने ये कहा है कि मैकियावेली को राजा को सद्गुणी, उदार रहना चाहिए, लेकिन अगर कभी आवश्यकता पड़ती है तो छल कपट धोखेबाजी से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। और उसने कहा है कि राजा जैसा दिखे वैसा होना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं आदर्श शासक की उसने व्याख्या की है कि अपनी प्रजा की तरफ उसका पूरा पोटेंशियल होना चाहिए, जिससे कि प्रजा उससे कभी भी दुखी ना हो और सत्ता पर हमेशा उसे स्वीकार करे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि किस तरह से सावोनारोला की मृत्यु कर दी गई थी और मेडसी परिवार को बुलाकर वहाँ के प्रजा ने उनको शासन सौंप दिया था। और मैकियावेली ने राजा को सलाह दी थी कि उसको ये देखना चाहिए कि प्रजा उससे कभी भी नफरत ना करे और कभी भी राजा उनकी महिलाओं और संपत्ति पर आक्रमण ना करे, तथा राजा को धर्म का राजनीतिक प्रयोग सीखना चाहिए, जबकि धार्मिक नहीं होना चाहिए। यहाँ धार्मिक और धर्म में क्या अंतर है कि धर्म है कि प्रजा की सेवा करना, ना कि पोप जैसी शक्तियों पर विश्वास करना। तो राज्य की सुरक्षा के लिए नागरिक सेना का समर्थन भी कहा है। उन्होंने कहा है कि भाड़े की सेना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाड़े की सेना कभी भी अवेलेबल हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। इसीलिए अपनी स्थायी सेना बनाने पर उसने जोर दिया है और यह उसने अपनी रचना द आर्ट ऑफ वॉर में लिखा है।
मैं एक बार आपको क्लियर कर दूं कि जो उनकी रचनाएं हैं, द प्रिंस उसमें शासन कला के बारे में है, द डिस्कोर्सेज है उसके अंदर लोकतंत्र और स्वतंत्रता के बारे में है, द आर्ट ऑफ वॉर के अंदर उसने नागरिक सेना का समर्थन किया है। तो अब हम बात करते हैं सद्गुण और भाग्य की। उसने कहा है मैकियावेली ने कि राजा को सद्गुण का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि भाग्य नाम की चीज़ तो होती ही नहीं है, और शक्ति द्वारा विपरीत परिस्थितियां भी नियंत्रित की जा सकती है। अगर आपके पास शक्ति है तो अगर आपके अपोजिट में कुछ भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिन्हें आप प्राप्त नहीं कर सकते, तो वो भी कहीं ना कहीं प्राप्त कर सकते हो। तो बर्लिन की रचना है द ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावेली, इसके बारे में भी काफ़ी टाइम पूछा जाता है। तो इन्होंने अपने विचार में शक्ति राजनीति का विचार दिया है। इन्होंने कहा है कि राजनीति को हमेशा धर्म से पृथक रखना चाहिए, क्योंकि अगर धर्म आ जाता है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। और नैतिकता के मानदंड आम व्यक्तियों पर भी लागू होते हैं और राजा पे भी लागू होते हैं। तो उसने कहा है कि शासक द्वारा राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए किया गया कोई भी कार्य नैतिक है। अगर शासक राज्य को शक्तिशाली बनाना चाहता है तो कोई भी कार्य करता है तो वो नैतिक ही कहा जाएगा। और अगर हम बात करें कि धर्म व राजनीति में क्या संबंध है, तो मैकियावेली ने अपने राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने पर ज़्यादा बल दिया है। मैकियावेली ने चर्च व राज्य के मध्य पूर्ण पृथक्करण का समर्थन किया है। पूर्ण पृथक्करण का मतलब कि चर्च अपनी जगह अलग है और राज्य अलग है। राज्य कभी भी चर्च द्वारा दी गई सत्ता को नहीं अपनाएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को बिल्कुल उसने विभाजित किया है। और मैकियावेली चर्च का प्रबल विरोधी था, लेकिन वह धर्म का विरोधी नहीं था। ऐसा नहीं कि धर्म का विरोधी नहीं है, वो चर्च का इसीलिए विरोधी था। कहीं ना कहीं जो पोप लोग थे उन्होंने अपना विलासिता पूर्ण जीवन बनाने के लिए राजा को ही कमज़ोर कर दिया। तो इस तरह से वो कभी भी पोप का समर्थन नहीं करता। तो मैकियावेली ने इटली का जो विनाश हुआ उसके लिए चर्च को ही जिम्मेदार बताया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मैकियावेली की शासन पद्धति कैसी थी। उन्होंने एक बुक लिखी है द डिस्कोर्सेस, तो उसके अंदर स्वतंत्रता का समर्थन किया है। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस द डिस्कोर्सेस में शासन पद्धति का वर्णन करा है, लेकिन यहाँ पर बात करूँ प्रिंस में उसने निरंकुश शासन की बात करी है, जबकि द डिस्कोर्सेस में उसने लोकतंत्र और स्वतंत्रता की बात की है। तो गणतंत्र को उसने सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना है। पहले उसने व्यवहारिक रूप से निरंकुश को माना था, लेकिन बाद में सैद्धांतिक रूप से उसने गणतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना है। तो उसने कहा है कि अगर आम नागरिकों को अपने विवेक को सबसे ज़्यादा यूज़ करना चाहिए जिससे वह भी खुश रह सके, तो गणतंत्रीय शासन सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि यही समाजों पर लागू हो सकता है। उसके अनुसार स्विट्जरलैंड जैसे देश में यह प्रणाली लागू की जा सकती है, क्योंकि यहाँ के व्यक्ति सद्गुणी है। जहाँ के व्यक्ति सद्गुणी है वहाँ हम गणतंत्रीय या लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था को अपना सकते हैं। यहाँ पर अगर शक्ति की बात करें तो इन्होंने कहा था कि राजनीति का समर्थन शक्ति के लिए कहा है। उन्होंने केंद्रित शक्ति पर जोर दिया है। केंद्रित शक्ति मतलब राजा के पास अपनी सेना हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, और ये नहीं कि राजा ये सोच रहा है कि कुछ गृह युद्ध हो रहा है या बाहर के देश आक्रमण कर रहा है तो वह क्या कहते हैं विवेक का सहारा ले फटाफट उसे हिंसा का प्रयोग किया जाना चाहिए, और हिंसा ऐसी की जानी चाहिए कि दूसरा देश या लोग डरकर चुप बैठ जाए, यानी बर्बर तरीके से। तो मैकियावेली ने किसी भी साधन का प्रयोग करके शक्ति अर्जित करने को कहा है कि कैसे भी शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित की जानी चाहिए। तो अगर हम यहाँ बात करें कि राष्ट्रवाद की उत्पत्ति का आधार क्या था मैकियावेली का, तो वो राष्ट्र को ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली बनाना चाहता था, और वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता था, क्योंकि बार बार जब राजा चेंज होते हैं तो कहीं ना कहीं उसका असर हमें शासन व्यवस्था पर देखने के लिए मिलता है। इसीलिए उसको पुनर्जागरण का प्रतिनिधि या शिशु के रूप में जाना जाता था। और जनसंख्या के बारे में उसका क्या कहना था कि जनसंख्या है
राज्य को अपनी जनसंख्या में वृद्धि होने देनी चाहिए, क्योंकि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक मिल सकें। और उसका मानना था कि शासक को यह चीज़ ज़रूर अपनानी चाहिए कि जो व्यक्ति अच्छे हैं उन्हें उपाधियाँ दी जाए, और जो व्यक्ति गलत चीज़ कर रहे हैं उन्हें टाइम टू टाइम दंड दिया जाना चाहिए। और कानूनों का पालन प्रजा के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर प्रजा उनका पालन नहीं करती तो शक्तिपूर्वक उनका पालन करवाया जाना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं उसने शासक के गुणों के बारे में बताया है। उसकी कुछ बुक्स हैं जिनके मैं नाम बता रही हूँ। द डिस्कोर्सेज ऑफ लाइफ, द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, द प्रिंस 5032, द आर्ट फॉर वॉर। और आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि जैसे ही बुक्स है ये आपकी, इनको आपको सीरीज़ में याद रखना है। साथ ही साथ किस बुक में किस चीज़ के ऊपर कहा गया है उसका भी आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि टाइम टू टाइम मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग KS क्लासेस।